देखिए बच्चों, हमने क्या है कि आपको पहले क्या है कि मुखाकृति के आधार पर पढ़ा चुके हैं और क्या है कि ओष्ठाकृति के आधार पर मतलब क्या है मुख से किस प्रकार बोले जाते हैं स्वर हैं और क्या है कि ओष्ठा होठों की क्या है कि किस प्रकार बनावट आती है। अब क्या है कि हम उच्चारण समय के आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं। उच्चारण समय के आधार पर क्या है कि किस प्रकार कौन कौन से क्या है कि भेद होते हैं। हम क्या है कि वह पहले भी पढ़ चुके हैं कि उच्चारण समय के आधार पर क्या है कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और पलुत स्वर, ये तीन भेद होते हैं किसके उच्चारण समय के आधार पर। तो क्या है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? देखिए, हर्ष स्वर कहते हैं जिस स्वर को बोलने में कम से कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। मतलब जो स्वर क्या है कि कम से कम समय में बोला जाए तो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और ये हर्ष स्वर होते हैं जो हम क्या है कि छोटी क्लासों में क्या है कि स्वरों के भेद के रूप में पढ़ते आए हैं। अब क्या है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं वो सुनिए। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जो क्या है कि हर्ष स्वर से बोलने में दुगना समय ले, मतलब ज्यादा समय ले, इससे ज्यादा समय ले। वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये संख्या में 4 होते हैं, ये संख्या में 7 होते हैं। तो यदि हम इनका टोटल करें तो 11 हो जाएंगे ये। अब कहता है कि पलुत स्वर किसे कहते हैं? पलुत स्वर, पलुत स्वर उसे कहते हैं जो क्या है हर्ष स्वर से तो तिगुना समय ले और दीर्घ स्वर से दुगुना समय ले, उसको क्या है कि पलुत स्वर कहते हैं। तो जैसे क्या है इससे तो ज्यादा और इससे तिगुना समय ले। जैसे क्या आता है इसमें, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो क्या है कि पलुत स्वर का है। तो इसमें क्या है कि पलुत स्वर इस प्रकार क्या है कि बोला जाता है। अब बोलने में किस प्रकार, जैसे कि हम कहते हैं ओम, तो वो क्या है कि ये ओम होगा, ठीक है ना, ये ओम नहीं होगा। तो यदि इसको बोलेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे ओम। और राम है इस प्रकार बोला जाएगा जैसे कि राम, और ये बोलेंगे तो क्या है कि राम। इस प्रकार क्या है कि इसमें तिगुना समय लगता है। तो ये उच्चारण समय के आधार पर ये इसके 3 भेद होते हैं। अब आगे चलता है देखिए अगला भेद है, हाँ हाँ, देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, निर्नुनासिका और अनुनासिका। ये 2 भेद होते हैं, ये इसका चौथा भेद है। अब क्या है कि निर्नुनासिका, निर्नुनासिका में क्या है कि जो स्वर मुख से बोले जाएं, मुख से बोले जाएं तो आपने ये सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर ए, आ, ई, उ, री,
ए ओ औ। ये सभी क्या है कि इसके भेद होते हैं, ठीक है ना, सभी स्वर। अब कहोगे सर ये मुख से बोले जाते हैं, अब कहोगे सर ये अनुनासिका, अनुनासिका वो स्वर होते हैं जो नाक और मुख से बोले जाएं, वो अनुनासिका होते हैं। कहने का तात्पर्य है ये जैसे, तो इनके ऊपर सिर्फ क्या है कि चंद्र बिंदु लगी होती है इस प्रकार से। तो क्या है ये नाक और मुख से बोले जाते हैं। आप कोई भी वो लगा लीजिए, जैसे कि हमने ये बोला तो अंक, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बोले जाते हैं। अब हम और भी जैसे कि हम लिखते हैं क्योंकि, ये भी क्या है कि ये किसका काम कर रही है, चंद्र बिंदु का काम कर रही है। इस प्रकार क्या है ये अनुनासिका, ये स्वर होते हैं। तो अब क्या है कि इस प्रकार हम क्या हैं कि ये दे सकते हैं। अब आगे आता है इनके अलावा स्वर के दो भाग भी हैं। देखिए मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर में ए, आ, ई, री, ए ये आते हैं। और संयुक्त स्वर में, संयुक्त स्वर में ये आता है, ये आते हैं और औ आता है और ओ भी इसमें ही आता है। अब क्या है कि ये संयुक्त और इसमें मूल स्वर में क्या क्या भेद हैं। देखिए हम जैसे लिखते हैं नैया, हम जैसे लिखते हैं खिवैया, हम जैसे लिखते हैं कोआ, ये जो शब्द मैंने लिखे, अब इनमें क्या है कि हम काफ़ी बार क्या है या पहले ऐसे लिखा जाता था। इस प्रकार लिखा जाता, जैसे नैया, ई की मात्रा क्या है कि इस प्रकार इसमें बदल जाती थी, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ए की मात्रा है परंतु इस प्रकार लिखा जाता था। खवैया, जैसे कि आप लिखते हो काफ़ी बार क्या है कि लास्ट में हम लिख देते हैं गए, इसमें नहीं ये आएगा गए, ठीक है ना। अब क्या है कि कुछ बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है, इस प्रकार क्या है कि ये बदलाव इसमें दिखाई दिए हैं। तो क्या है कि हम इस प्रकार नहीं बोल सकते, हम इनको इस प्रकार लिखा भी जाएगा और बोला भी जाएगा। तो ये क्या है, इसके अलावा स्वरों के दो भेद और भी हैं। मतलब क्या है कि स्वर के हमने बताए मुखाकृति के आधार पर, और क्या है ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना। अब क्या है कि हम आपको अगला जो व्यंजन है वो करवाने जा रहे हैं। व्यंजन इस प्रकार क्या है, देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। हमारा अगला पार्ट आया व्यंजन। तो व्यंजन है, आपने पहले सुना ही होगा कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको क्या है कि व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण मुख से घर्षण करते हुए निकलते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। ये दो परिभाषाएं हम आपको सुनाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन आपको पता होगा कौन कौन से हैं, जैसे कि ये व्यंजन है कै ख कै, च छ झ, ट ठ ढ, ट थ थ, प फ भ और ड ढ न है। इस प्रकार क्या है कि ये व्यंजन होते हैं। ये क्या है कि हरदम स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि क्या है कि इनमें स्वर नहीं होता है तो ये
क्या है कि इस प्रकार लिखे जाते हैं। मतलब ये हलंत हम पीछे ही बता चुके हैं कि क्योंकि क्या है कि हलंत लगाकर इनको आधा किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये स्वर रहित हैं और ये स्वर सहित हैं। इस प्रकार अब कहता है कि इसके भेद होते हैं, आधार पे बांटा गया है। वैसे तो हमने पीछे हम पढ़ते हैं कि इनका क्या है कि इनके भेद तो होते हैं कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, परंतु क्या है कि इनको आधार के मतलब इसको लेंथी चैप्टर बना दिया गया है, इसको गहराई से लिया गया है, इसकी हर बिंदु की ओर क्या है कि विचार किया गया है। तो अब क्या है कि हमारा इसका पहला भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर हम क्या है कि इसके पार्ट या इसको हम जांचेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जो इसका आधार है, ये इसका स्थान है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पेपरों में आता है। तो क्या है कि इनको उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब जो हम क्या हैं यदि हम शुद्ध बोलें इनको व्यंजनों को तो हम कहाँ कहाँ से ये ध्वनियाँ निकालेंगे। अब क्या है कि फर्स्ट है कंठ है, तालो, मूर्धन्य या मूर्धा भी कह सकते हैं, दंत या दंत्य भी कह सकते हैं, ओष्ठ या ओष्ठ भी कह सकते हैं, नासिक्य या नासिका भी कह सकते हैं, दंतोष्ठ भी कह सकते हैं, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। मतलब क्या है चलो हम आगे बताएंगे। अब क्या है कि हमारा जो पहला है कंठ। अब क्या है कि हम बोलते समय इसको शुद्ध लिखें। मतलब क्या है कि स्वरों को भी दिया गया है कि स्वरों को शुद्ध कैसे बोला जाए और क्या है कि व्यंजनों को किस प्रकार शुद्ध बोला जाए। इस प्रकार क्या है कि ये दिए गए हैं। अब क्या है कि इसको कंठ से क्या है कि ए आ हम कह देते हैं ए आ, तो ये क्या है कि शुद्ध नहीं होता है। अब शुद्ध जो होता है वो देखिए आ आ, ये क्या है कि इसकी शुद्ध क्या है कि ध्वनि है, उच्चारण स्थान है। अब क्या है कि इसी ध्वनि इसी से ही क्या है कि हम व्यंजन बोलते हैं। जो स्पर्श व्यंजन हैं हम पीछे भी बता चुके हैं कि इसके जो भेद बताए गए हैं, परंतु ये इसमें आधार के अनुसार लिया गया है। अब क्या है कि कंठ कैक है गैक है, हम कैक है कैक है सीधा बोल देते, परंतु ये उच्चारण करने में बोलने में क्या है कि गलत है। परंतु इसका सही क्या है कि उच्चारण होगा क ख ग घ। यदि ऐसे बोलें तो ये क्या है कि बिल्कुल सुनिश्चित और सही तरीका होगा। अब क्या है कि अंतस्थ जो व्यंजन हैं वो इसमें नहीं आते हैं। जो ऊष्म आता है वो आता है। हम कह देते हैं है, ये रोंग है। हम इसको यदि अपनी कंठ ध्वनि से बोलेंगे तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा ह ह ह। ठीक है ना। इसमें क्या है कि कुछ स्पर्श नहीं करता है, या हमारे जो गले में कंठ है उसमें कोई चीज, कोई जिह्वा, कोई तालु, कोई क्या है कि भाई हमारे ओष्ठ ये आपस में नहीं टकराते हैं, नहीं संघर्ष करते हैं, सिर्फ क्या है कंठ से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है कि इसका जो उच्चारण है। अब क्या है कि तालव्य, तालु से होता है तालु, जो हमारे क्या है कि ऊपर का भाग है, जो ऊपर का भाग होता है वो तालु कहलाता है। उसमें क्या है कि स्वर किस प्रकार बोल जाते हैं, हम कहते हैं ई, ये गलत होगा, ई। उससे क्या है कि दोनों वर्णों का शुद्ध उच्चारण आपको मिलेगा। मतलब कहने का पहचान जाएंगे कि छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ई। तो क्या है कि मैंने आगे पीछे करके दोनों ई को बोला है। तो इस प्रकार क्या है जिसमें कम जोर लगे, कम ध्वनि लगे, वो तो क्या है कि छोटी होगी, और जो ज़्यादा लगे वो बड़ी होगी। इस प्रकार क्या है कि ये बोली जाएगी। अब हम क्या है कि व्यंजन को लेंगे, जैसे कि हम सेकंड लाइन देखो, ये पहली है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार मतलब लाइनों के अनुसार है जो वर्णमाला लिखी जाती है। तो क्या है इसका फर्स्ट, सेकंड और फिर इसके अनुसार चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। इस प्रकार क्या है कि लिया गया है। अब क्या है कि इसको बोलेंगे, जैसे हम बोल देते है, ये गलत होगा। यदि हम इसका क्या है कि शुद्ध उच्चारण करेंगे,
मतलब हमारी जो जिह्वा है उठ के बीच वाली भाग जो उठ के और ऊपर लग जाएगी। जैसे कि हमारा ये क्या है, ये तालु है, और ये क्या है कि जिह्वा बनी हुई है, ये हमारी जिह्वा है। जो ये भाग है वो उठ के यहाँ लग जाएगा। इस प्रकार क्या है कि ये शुद्ध उच्चारण होगा। जैसे कि है, इस प्रकार के। अब क्या है कि ये जो अंतस्थ व्यंजन है यह है, इसका शुद्ध उच्चारण ये, वो भी जाके और ऊपर क्या है टच हो जाएगा। और जो पहला, मतलब हम इसमें बोलने में बड़ी दिक्कत करते हैं, तो पहला जो शय है वो उसकी जो ध्वनि है उसको बोलते समय उच्चारण स्थान उसकी भी क्या है, क्योंकि क्या है बीच की जिह्वा उठ के और तालु के टच हो जाएगी। इस प्रकार क्या है कि ये ऊष्म व्यंजन बन जाएगा। अब आता है मूर्ता। आप कहोगे सर मूर्ता क्या होता है? मूर्ता होती है कि इसमें जो जिह्वा है वो क्या है कि कंठ को रुद्ध करती है, और क्या है कि तालु के भी थोड़ी सी क्या है कि अवरुद्ध करती है। देखिए री, 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 आगे की जो जिह्वा है वो अक्षरों को फेंकने में या बोलने में क्या है कि कंपन करते हुए बाहर निकलती है। री, अब ये बोलो है, डे, 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 इस प्रकार अब ये आप मान लीजिए, ये तो आपने बोल दिया। अब ये आप बोलोगे तो क्या है कि क्या आएगा? पहले तो हम कह रहे थे, अब क्या है कि पहले तो बीच की जिह्वा ऊपर तालु के लग रही थी। अब हम क्या हैं कि जो ये शय है ये मूर्ता थोड़ी अंदर की ओर खींचे, कंठ की ओर अपनी जिह्वा खींचेंगे, तब क्या है कि इसका शुद्ध उच्चारण होगा इस प्रकार से। अब आता है दंत। दंत मतलब दांतों से। अब जो हमारी जिह्वा है वो क्या है, दांतों के ऊपर जो हमारे मसूड़े बोल देते हैं उनसे बोली जाएगी। तो हमारे क्या है, स्वरों में कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो क्या है कि दंत से बोला जाए। अब क्या है कि जो ये तय की लाइन है, तो त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, इस प्रकार बोले जाएगी। अब क्या है कि ये ल, 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 इस प्रकार क्या है कि शय। अब देखो इन तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार बोला जाता है। स, स, सृक, 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 क्या है, सड़क, सड़क, ठीक है ना। सड़क कैसे बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सड़क, क्योंकि क्या है जिह्वा मसूड़ों की टच हो जाएगी। अब कहता है ओष्ठ। ओष्ठ होठ, ठीक है ना, इसका उच्चारण होता होठ जो होते हैं उनको क्या है आपस में क्या है कि टच होते हैं और खुलते हैं। तो देखिए उ, 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 पै, फै, बै, भै, मतलब होठ आपस में टच हो रहे हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन नहीं होते हैं। अब कहता है नासिकीय। नासिकीय होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अब क्या है कि जो क्या है कि इनकी बिंदु लगती है। आप कहोगे सर ये तो इसके सामने आते हैं। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन या प्रश्न या किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि हम इसको ऐसे पूछ लें कि भैया ना ये कंठ में इसमें नासिकीय व्यंजन कौन सा है, तो इस लाइन का ले सकते हैं, इसमें इस लाइन का ले सकते हैं, इसको इस उच्चारण स्थान का ले सकते हैं, इसमें न ले सकते हैं, इसमें मैं ले सकते हैं। यदि घुमा, क्योंकि घूम जाता है क्वेश्चन, घुमा देते हैं बच्चे को एक प्रकार से चौंकाने के लिए। यदि इस प्रकार पूछ ले कंठ में पंचम अक्षर आता है, यस, तालु में ये आता है, मतलब इनको उस लाइन से ही लेना है। अब क्या है कि नासिकीय इसलिए कह देते हैं, नाक से बोले जाते हैं। डे, अणे, ने, क्योंकि इनकी बिंदु लग। देखिए दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ में सिर्फ क्या है वे आता है कि दांत और ओष्ठ बोला जाए, वे, ओष्ठ, वे, वे। और क्या है कंठ तालु, कंठ से और तालु से क्या बोला जाए, ए, क्योंकि कंठ से भी ध्वनि निकल रही है और क्या है कि तालु से भी, तालु के टच हो रही है जिह्वा, ए, और कंठोष्ठ, कंठ और होठों से, कंठ और होठों से ओ, औ, इस प्रकार क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ये क्या है कि खत्म होता है। इससे अगला भाग आगे पढ़ाते हैं।